कहीं ऐसा न हो आपका ये गुमान आपके हाथ से निकल जाए और फिर आखिरकार आपको मेरे पास ही आना पड़े। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी से मेरे साथ ही संबंध अच्छे कर लो। मेरे साथ दुश्मनी से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वह उसके गालों को थपथपा रहा था, लेकिन उनकी निगाहें उस दिल चुराने वाले गले के नीचे उभरता हुआ उसके ब्यूटी बोन पर जमी हुई थी, जहाँ से उसका दूधिया सा रंग उसके डीप गले से दिखाई दे रहा था। अनवी उस अंदाज में बैठी हुई थी। उसके घुटने भी काँप रहे थे, उसके सीने के साथ लगे हुए थे। उन पर इतना जुल्म मत करो, मुझे उनका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे यहाँ से जाना है, दरवाज़ा वहाँ है, तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हें रोका नहीं है। दरवाजे का लॉक खुल चुका था। दुपट्टे जो कि साइड में गिराया गया था, उसने उठाने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही जयपाल ने उसका दुपट्टा उठा लिया और उसके सीने पर फैला दिया। वह जो अपने नंद के बहकाने में आकर आज बुरी तरह से फंसी थी और वहाँ से निकल ही नहीं पा रही थी। चुप हो जाओ, कितना शोर कर रही हो, तुम्हारा चीता खड़ूस भाई जाग जाएगा, पता नहीं उनके गुस्से का। चलो जल्दी हाथ चलाओ। अनवी और मीसा जयपाल की जैकेट की जेब से जयपाल की गाड़ी की चाबी निकाल रही थी, जब मीसा ने अनवी को बड़ी सावधानी बरतने के लिए बोला, तुम इतनी डरपोक क्यों हो निशा? भला ये भी कोई काम है? मेरे ये बाएं हाथ का कमाल है। देखना, मैं नहीं डरती तुम्हारे उस देश छोड़ू भाई से, जिनकी ना तो कोई शक्ल है और ना ही कोई अकल। चाबी निकाल कर अभी कमरे से दोनों निकलने ही वाली थी कि अचानक कमरे की लाइट ऑन हुई और अनवी की टक्कर सीधा जयपाल से हुई। ये तुम इतनी आधी रात को गाड़ी की चाबी चुराकर कहाँ निकल रही थी, बताओ? वह भाई, अनवी को सर्दी लग रही थी, उसे सूप पीना था। हम आपको जगाना नहीं चाहते थे। ठीक है निशा, तुम बाहर जाओ। और गुस्से से बोला, उसे तो मैं सीधा करता हूँ। ये कहता वह अनवी को कमर से जोर से पकड़ता दरवाज़ा बंद किया, दरवाजे के साथ चिपका गया। चलो आज फिर तुम्हारी मैं सर्दी दूर कर दूँ, सूप से भी अच्छी करूँगा। चलो अब ये जिप खोलो। शाबाश। अनवी पलटने ही लगी थी कि उसका सर किसी मजबूत बॉडी के साथ जाकर टकराया था। उसने बेकाबू डर से अपनी आंखें बंद कर ली और जुबान दांतों में दबा ली। मर गई मैं। उसके होंठ धीरे से फड़फड़ाए थे। जिस बात का डर था वही हुआ था। वो कैसे भूल सकती थी? जयपाल हर जगह पहुंच जाता। ये तो फिर हवेली थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो छोटी सी गुड़िया? उसके कानों में झुकता हुआ वह जज्बात से भरे शब्दों में बोला था। उसकी भारी आवाज़ और नरम शब्द सुनकर वह बेचैनी से अपने पैर बदल कर रह गई थी। वह उसने बहाना बनाने की बहुत कोशिश की, मगर उसका दिमाग अब बंद हो रहा था। और ये पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि हर बार की यही कहानी थी। जब भी वह लड़ाकू राजकुमार, इतना खूबसूरत आदमी, जब उसके सामने आता, अनवी की हालत इस तरह से ही खराब होने लग जाती थी। वह उसके बाजू उसकी कमर के साथ लगाकर उसे दीवार के साथ चिपका चुका था। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची, उसके शब्द गुस्सैले निकल रहे थे। अनवी अभी तक उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी, बल्कि वह बहाना सोच रही थी। उसकी कानों की लौ को अपने दांतों में हल्का सा काटने लगा तो अनवी के होंठों से एक सिसकी निकली थी, जिसे जयपाल के जज्बात को और भड़का दिया। उसने अपने दूसरे हाथ से अनवी की कमर को और जोर से पकड़ लिया तो बेकाबू दूसरी सिसकी भी अनवी के होंठों से निकल चुकी थी। इस तरह से सिसक रही थी। उसके अंदर डर और बढ़ता जा रहा था। वह उसे पूरा पूरा अधिकार भी रखता था, क्योंकि अनवी की शादी उससे बचपन में ही हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के बीच सदियों की दूरी थी। ये जालिम समाज अपनी नाक उसके गालों के साथ रगड़ता हुआ बेकाबू बोला। अनवी के लिए अपने टांगों पर खड़ा रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। वह इसी वजह से ही उस आदमी से बहुत डर खाती थी, उसके सामने आने से घबराती थी, क्योंकि वह आदमी जब भी अनवी को देखता तो उसके जज्बात पर लगाम लगाना जैसे बेकाबू हो जाता था, जो उसके अपने काबू में नहीं होते थे। अभी तो वह लोग हवेली के पिछले हिस्से में शिफ्ट हुए थे, जहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था और ना ही यहाँ से अनवी की आवाज़ बाहर जा सकती थी। उसे ज़ोर से अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ था, लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे अभी तक तुमने जवाब नहीं दिया, छोटी सी लड़की। वह उसके बालों की लटों को अपनी उंगली में घुमाते हुए बोला, क्या तुम मेरी जासूसी कर रही थी? अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर रखते प्यार भरे शब्दों में बोला था। अनवी ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। चाहे तो उसकी गर्दन जयपाल के होंठों के साथ जाकर टच हो गई थी। उसके साथ ही अनवी ने अपने हाथ मजबूती से उसके कंधे पर जमा लिए थे, उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया था। वह उसके ऊपर खुलकर मुस्कुरा दिया,
फिर अपनी शर्ट उसके हाथों से छुड़वाकर उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसा ली थी। अब वह उसे दीवार के साथ टेक लगाए उसके और सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में झांक रहा था। अनभी की आंखों में डर था, बेचैनी थी, सबसे बढ़कर पकड़े जाने पर बहुत शर्मिंदा थी। मैंने तुम्हें क्या कहा था, मेरी जासूसी मत करना और ना ही मेरे ना रहने पर तुम यहाँ बेसमेंट में आना। मेरी चीज़ों को हाथ भी मत लगाना। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। तुम फिर यहाँ पर क्यों आई हो? वह एक एक शब्द को बड़े जोर देकर बोला था। यूं लग रहा था अनबी को वह सख्त जालिम इंसान निगल जाएगा। कभी कभार अनबी के लिए इस इंसान को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता था। वह धूप छांव जैसे व्यक्तित्व रखने वाला आदमी था। एक पल में बड़ा मेहरबान, बाद में अनसुलझी जैसी पहेली लगता था और पल भर में जालिम बन जाता था। जैसे अपने जालिम अंदाज में वह हर किसी को निगल जाए। वह भी तो उसकी कैद में ही थी। 5 साल हो चुके थे। उसके कहने के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। कभी कभार तो अनवी को लगता था कि वह अगर अपनी मर्जी से सांस लेगी तो जयपाल उसे उस पर भी सजा दे देगा। मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी। मुझसे झूठ मत बोलो छोटी सी लड़की। मुझे झूठ बोलने वाली लड़कियों से बहुत नफरत है। मुझे ऐसी लड़कियाँ बुरी लगती हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसी लड़कियों को इस दुनिया से ही ख़त्म कर दूँ, जो अपने झूठे चाल चलन और मक्कारियों से मर्दों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। वह फिर से उसके कमर पर अपनी उंगलियां चलाए जा रहा था। अनवी के लिए अब ये सब बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो गया था। बेकाबू उसने जयपाल का हाथ झटक दिया था और ये उसकी उस वक्त की दूसरी बहुत बड़ी गलती थी। तुमने फिर से बहुत बड़ी गलती की लड़की। उसके होंठों पर अपने अंगूठे को फिराते हुए वह दहकते हुए शब्दों में बोला था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वह उसके बाकी शब्द उसके मुंह में ही दम तोड़ गए थे, क्योंकि वह उसके होंठों को अपनी पकड़ में लेकर अब जरा जरा सा उसकी मोहब्बत भरे होंठों का रस चूमने लगा था। वह उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। जितना खुद से दूर धकेलती थी, जयपाल उसके उतना ही नज़दीक आ जाता और उससे ज़्यादा मोहब्बत से उसके होंठों को और चूमता था। अनवी को अंदाज़ा हो गया था कि वह उसे खुद से दूर करके भी अपने साथ बहुत बड़ी गद्दारी करेगी। फिर आखिरकार अनवी ने अपने आप को ढीला छोड़कर उसकी पकड़ में अपने आप को रहने दिया और फिर कुछ ही सेकंड के बाद उससे दूर हुई। तुम बहुत जल्दी बातों को समझ जाती हो, लेकिन फिर जल्दी भूल जाती हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी? उसका हाथ पकड़कर वह उसे अपने साथ सोफे पर बैठा गया, जबकि अनवी अभी तक खड़ी थी। बैठो यहाँ पर। उसने अनवी को अपने पास बैठने का इशारा किया था तो वो खाली खाली नज़रों से उसके चेहरे को देखने लगी थी। दूसरी नज़र वो बाहर के दरवाजे पर डाल रखी थी, जो कि बंद था मगर लॉक नहीं था। यानी अगर वो चाहती तो कमरे से भाग भी सकती थी। तुम जानती हो, जब तक मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा तब तक तुम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल सकती। कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं। उस तरह तुम अपनी जान को और ज़्यादा मुश्किल में डाल लोगी। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी नन्ही सी जान और ज़्यादा किसी भी तरह की ज़्यादती बर्दाश्त कर सकती है। आज के दिन के लिए बस इतना ही काफ़ी है। उसके हाथों को धीरे से दबाते हुए उसे विश्वास दिलाने के अंदाज में बोला था। लेकिन अनवी के सिर पर तो उस वक्त एक ही भूत सवार था। वह किसी तरह से उस इंसान की पकड़ से आज़ाद हो जाए और यहाँ से भाग जाए, वरना अगर जयपाल को सच पता चल जाता तो वो वहीं पर उसकी चिता को आग लगा देता। क्योंकि वसूलों के खिलाफ बाहर जाना या उसके खिलाफ आवाज़ उठाना उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उसके वसूल सब लोगों के लिए एक जैसे ही थे। कम से कम अनवी तो ये सोचती थी कि अब हकीकत क्या थी उसके बारे में, या तो जयपाल ठीक से जानता था या फिर उसका भगवान। बैठो यहाँ पर। वो फिर से अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला। अनवी ने बेकाबू थूक निगला और फिर वहाँ पर बैठने के बजाय उसने बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी थी। जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, ऑटोमेटिक लॉक हो गया। बौखलाहट में उसने दरवाजे को पीछे की तरफ धकेलने के बजाय सामने की तरफ धकेल दिया था। जयपाल पहले से ही जानता था वह ये बेवकूफ़ी करेगी, क्योंकि वह उसके रग रग से वाकिफ़ था। उसको देखकर ही जयपाल का अंदाज़ा हो जाता था कि इस चूहिया के दिल में क्या चल रहा है। तुमने फिर से नादानी की, वो छोटी सी बेवकूफ़ लड़की। तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिलता है? तुम सोच भी नहीं सकती कि जब तुम इस तरह की हरकतें करती हो तो तुम मुझे मेरे दिल के और ज़्यादा महसूस हो जाती हो। मेरा दिल करता है मैं तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी खुद से दूर ना करूं, बल्कि तुम्हें कहीं अपने अंदर छुपा लूं, कोई भी तुम्हें देख ना पाए, सिर्फ हम दोनों हो वहाँ। और फिर से भारी अंदाज में बोलता हुआ
उसके पास जा रहा था। तुम मुझसे इतना क्यों भागती हो? उसको थोड़ी सी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते, अपनी नाक उसके नाक के साथ रगड़ते हुए, और वह बड़े ही रोमांटिक अंदाज में बोला था, मुझसे दूर हो जाओ जयपाल, कभी भी नहीं। तुमसे दूर होने के बारे में कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। और तुम्हारे लिए भी यही ठीक होगा कि तुम भी अपने दिमाग से इस तरह की फालतू बात निकाल दो। और अब मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आई थी? मैंने तुम्हें 1000 बार ये बात समझाई है कि मेरी जासूसी करना बंद करो, इससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिल ही टूटेगा। तो आप मुझे सच क्यों नहीं बता देते? आप कौन हैं और आप क्या करते हैं? अरे तुम्हें 1000 बार बताया, तुम्हारा पति बिजनेसमैन है और इस बिजनेस में तुम्हारे पति को काफ़ी लोग जानते भी हैं। तुम्हें आखिरकार ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि आप एक नंबर के झूठे इंसान हैं। उस दिन मैंने आपको बात करते हुए सुना था। आप किसी आदमी को जान से मारने की बात कर रहे थे। उसने बेकाबू अपने होठों पर हाथ रखा था और अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश की थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, जिन्हें जयपाल ने अपने होठों से पी लिया था। कहते हैं कि किसी भी इंसान के बारे में हमें एक हद तक जानना चाहिए। जब हम किसी इंसान के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उससे सिर्फ अपने दिल को तकलीफ पहुंचती है। असल कुछ भी नहीं होता है। ठीक यही है कि जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम उस पर ही विश्वास रखो। ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश मत किया करो। आप एक कातिल हैं, मैं जानती हूँ। अगर मैं कातिल भी हुआ तुम क्या कर लोगी? मैं पुलिस में जाकर आपके खिलाफ़ कंप्लेंट लिखवाऊंगी। पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, वह चिल्लाते हुए बोली थी। अपनी आवाज़ नीचे रखो लड़की, मेरे कान में दर्द होने लगता है जब तुम इतने ऊंचे शब्दों में बोलती हो। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे अलावा किसी का ये शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह एकदम ही गुस्से में आ गया। वह डरकर तेजी से पीछे की तरफ हटकर खड़ी हो गई थी। आप मान क्यों नहीं लेते कि आप कातिल हैं? क्योंकि मैंने कत्ल नहीं किया है। आज अगर मैं कातिल होता तो मैं तुम्हें बता देता। जैसे मैं आपको जानती नहीं हूँ कि आप एक बहुत बड़े मक्कार और एक जालिम इंसान हो। आप धोखेबाज भी हैं। उसके बावजूद भी तुम मेरे साथ रह रही हो। मेरा बस चले तो मैं कहीं यहाँ से दूर भाग जाऊँ। चलो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरी ज़िंदगी से जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और ना ही तुम्हें कैद करने की कोशिश करूँगा। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। मुझे उसके लिए डिवोर्स चाहिए। बेकाबू उसने अनवी की गर्दन को अपने हाथों में दबोच लिया था। अनवी जयपाल के बाजू को पकड़कर हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह उस जालिम की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रही थी। छोड़िए मुझे, उसने अब टूटती हुई सांसों के बीच में ये बात कही थी, उससे पहले कि दुनिया जहाँ से बिल्कुल बेगाना बात कर रही थी। जयपाल ने उसकी गर्दन छोड़ी और वह ज़मीन पर गिर गई थी। उसने अपने घुटनों के आसपास अपने दोनों बाजू लपेट लिए थे। हिरनी जैसे डरी हुई थी, जयपाल को देखने लगी थी। आज तो तुमने ये बात कह दी। दोबारा अगर तुमने ये घटिया शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। हवेली के पिछले हिस्से में तुम्हारी चिता भी यहीं पर जला दूंगा। तुम्हारे अवशेषों को ले जाकर गंगा जल में बहा दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। तुम मेरी पत्नी हो, तुम हमेशा मेरे नाम से ही पड़ी रहोगी और मेरा नाम भी इस वक्त तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है जब तक मैं मर नहीं जाता, चाहे भगवान मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए। आपका नाम मेरे नाम से अलग हो जाए, वह चिल्लाते हुए बोली थी। फिर तो तुम्हें मेरे मरने की प्रार्थना भगवान से रोज़ करनी चाहिए। तो आज से ही शुरू कर दो पूजा पाठ करना और रोज़ भगवान से प्रार्थनाओं में मेरी मौत को मांगा करना। वह उसकी बातों का बुरा नहीं मान रहा था, बल्कि फिर से मुस्कुराते हुए अपनी राय दे रहा था। मैं आपसे बेहद नफ़रत करती हूँ, मगर मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियाँ दूर करूँगा। तुम्हारे दिल में ये जो नफ़रत भरी हुई है, उसके दिल की जगह पर हाथ रखते हुए फिर धीरे से मसलते हुए उसकी सिसकियाँ निकलने लगी थी। उसने बेकाबू अपने सीने पर हाथ रखकर अपने सीने को छुपाने की कोशिश की थी। आखिर कब तक तुम खुद को मुझसे छुपाती रहोगी? कभी तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब तुम अपनी मर्ज़ी से अपने आप को मेरे हवाले करोगी, मुझे कहोगी कि मुझे प्यार करो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसी अंदाज में बैठे हुए बोली थी। जयपाल भी उसके बगल में घुटनों के बल बैठा हुआ था। ये दिल की बात है लड़की। जिस चीज़ से इंसान भागता है आखिरकार उसे उसी चीज़ के सामने आकर रुकना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो आपका ये घमंड भी हाथ से निकल जाए और फिर आखिरकार आपको मेरे पास ही आना पड़े। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी से मेरे साथ ही संबंध अच्छे कर लो।
मेरे साथ दुश्मनी से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वह उसके गालों को थपथपा रहा था, लेकिन उसकी निगाहें उस दिल चुराने वाले गले के नीचे उभरता हुआ उसके ब्यूटी पोन पर जमी हुई थी, जहाँ से उसका दूधिया सा रंग उसके डीप गले से दिखाई दे रहा था। अनवी उस अंदाज में बैठी हुई थी, उसके घुटने भी कांप रहे थे, उसके सीने के साथ लगे हुए थे। उन पर इतना जुल्म मत करो, मुझे उनका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे यहाँ से जाना है, दरवाज़ा वहाँ है, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। दरवाजे का लॉक खुल चुका था। दुपट्टा जो साइड में गिर गया था, उसने उठाने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही जयपाल ने उसका दुपट्टा उठा लिया और उसके सीने पर फैला दिया। जब मेरे सामने आती हो तो खुद को पूरी तरह से ढक कर रखा करो, वरना फिर बेकाबू हो जाता हूँ मैं और तुम बाद में मुझसे शिकायतें करती फिरती हो। मैं बिना दुपट्टे के नहीं रहती। जब तुम यहाँ आए थे आपने ही दुपट्टा मेरे सर से उतारा था, वह शिकायती अंदाज में बोली थी। फ़िलहाल तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, देखने के लिए नहीं। तुमसे प्यार नहीं करूँगा तो क्या मोहल्ले वालों से जाकर करूँगा। चलो अब जाओ यहाँ से, तुम्हारी दादी परेशान हो रही होगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना अनवी, ये जासूसी करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम उल्टा अपने दिल को ही तकलीफ़ पहुँचाओगी। अगर तुम सच में कुछ जानना चाहती हो तो तुम मुझसे आकर दो टूक अंदाज में बात किया करो। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला और ना ही दोबारा कभी बोलूँगा। अगर मैं तुमसे कुछ छुपा भी रहा हूँ तो उसमें तुम्हारी ही भलाई है। चलो अब जाओ यहाँ से और जाकर अपने पेपर की तैयारी करो। तुम्हारे पेपर होने वाले हैं। और उसके गालों को थपथपाता हुआ उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। अब जितना मर्जी अपने चेहरे को मास्क में क्यों न चढ़ा लो, लेकिन एक दिन मैं आपका असली चेहरा सारी दुनिया के सामने रखूंगी। अपनी छोटी सी उंगलियां उठाकर उसे धमकी देना नहीं भूली थी, इससे पहले कि वह दरवाजे से बाहर निकलती। जयपाल ने फिर से उसके पेट पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ खींच लिया था। उसी अफरा तफरी में वह अपनी गर्दन उठाकर जयपाल को देखने लगी थी। मैं तो एक चीज़ भूल ही गया था, तुमने मुझे याद ही दिला दी। ये सुनकर उसके गाल लाल हो गए थे और उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। उसे अब बहुत ज़ोरों से अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हुआ था। पता नहीं क्यों वह हर बार अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पर आने का फ़ैसला कर लेती थी। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। वो फिर से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, उसके सीने के साथ जा टकराई थी। आप बार बार मुझे टच मत करो, उसने जिस अंदाज में कहा था। जयपाल बेकाबू अपनी गर्दन पीछे की तरफ गिराकर हंसने लगा। वह इतना हंसा था कि उसकी आंखों से पानी निकलने लगा था। वह भी पहली बार जयपाल को इस तरह हंसते हुए देख रही थी। वह उसकी खूबसूरत हंसी में खो गई थी। जब वह फिर से उससे बात करते हुए बोला था, अगर मैं टच करूं तो तुम क्या करोगी, ये कहकर उसने जयपाल की बाजू में जोर से टक्कर मारी थी, लेकिन जयपाल पर कोई असर नहीं हुआ था। वह उसी अंदाज में खड़ा रहा। ना तो उसके होठों से सिसकी निकली और ना ही उसने अपने बाजुओं को पीछे की तरफ हटाने की कोशिश की। ये देखकर लड़की को खुद ही अपने पति पर तरस आ गया था। जब उसने अपने दांत पीछे की तरफ हटाए तो बेकाबू उसके गालों से होठों से निकला था, हे भगवान जी, ये क्या हो गया। ये आपकी मोहब्बत का सबूत है जो आपने अभी और इसी वक्त मुझे दिया है। अब ये सबूत मैं तुम्हारी दादी को जाकर दिखाऊंगा। उन्हें बताऊंगा कि हम लोग काफ़ी हद तक एक दूसरे के नज़दीक आ चुके हैं। अब उन्हें तुम्हारी विदाई मेरे साथ करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। इस तरह के टेढ़े मेढ़े दांत सिर्फ आपके ही हैं। और उसके दांतों का मजाक उड़ाते हुए बोला था, मैं तुम्हारा टाइम और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। चलो, मैंने कहा जल्दी से वह करो। मैं आपको किस नहीं करूँगी, आप बहुत ही गंदे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो जल्दी से बेकाबू हो गई थी, अब एकदम से तुम्हें क्या हो गया है। मुझे इस तरह से नखरे मत दिखाया करो। मैं एक औरत हूँ और एक औरत हमेशा नखरे ही दिखाती है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको नहीं बल्कि आपने मुझे किया था, वह भी ज़ोर ज़बरदस्ती से, जो कि बहुत ही गलत बात थी। जब तुम नहीं करोगी तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। ये कहकर वह फिर से उसके होठों पर झुक गया था। और मैं उस वक़्त तक तुम्हें किस करता रहूँगा जब तक कि तुम खुद मुझे प्यार नहीं करती हो। रुकिए रुकिए, मैं कर रही हूँ, प्लीज़। वह उसके होठों पर हाथ रखकर उसके रुकने को कहते हुए खुद गौर से उसके होठों को देखने लगी थी। भरे भरे होंठ, उन पर छोटी छोटी लकीरें। वो बेकाबू मुस्कुराते हुए बोला, आओ। वो पहली बार उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देख रहा था। कहीं तुम्हें मेरे होठों से मोहब्बत तो नहीं हो गई। जी, कैसी बातें कर रहे हो। उसने बेकाबू कानों पर हाथ लगाया और फिर हिम्मत करके आंखें बंद कर ली
और उसने जयपाल के होठों को हल्का सा छुआ था। जयपाल के लिए यही काफ़ी था। वह उसके नज़दीक आई थी। उसने इस बात का मान रखा था, क्या अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, आपको पूरी की पूरी आज़ादी है, आप यहाँ से जा सकती हैं। लेकिन अगर दोबारा इस तरह से जासूसी करने की कोशिश की तो अगली बार सज़ा इससे भी डबल हो जाएगी और तुम पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगा। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लेना। उसके दिल की जगह पर जोर से उंगली मारता उसे अपने दिल के बिल्कुल करीब होने पर मजबूर कर गया। आप एक बहुत बदतमीज इंसान हैं। आपको तो लड़कियों से ठीक तरह से बात करना भी नहीं आता। अब मुझे समझ आ गया क्यों सारी लड़कियां आपसे दूर भागती हैं। क्योंकि आप जंगली हैं। वह दरवाजे के बीचों बीच जाकर खड़ी होकर कमर पर हाथ रखकर उससे इस तरह की बातें कर रही थी। आज तुम्हारी जो लंबी जुबान चल रही है, सुहाग रात तो आने दो, उस दिन मैं तुम्हें लगाम लगा दूंगा। ये सुनकर वह बड़बड़ाकर अंदर की तरफ भागी थी। उसके भागने की स्पीड देखकर उसने अपनी गर्दन झुका ली थी और वह भी बेसमेंट में चला गया था। वहाँ पर जाकर उसने दराज से अपनी बंदूक निकाली थी और फिर एक तस्वीर भी निकाली थी। उस तस्वीर को देखा, काफ़ी देर तक मुस्कुराता रहा। मेरी जान, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम सिर्फ उतना ही जान सकती हो जितना मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। मेरी मर्ज़ी से ज़्यादा तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जान सकती हो। और जो तुम चालाकियाँ करने की कोशिश करती हो, उसकी वजह से किसी दिन अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा लोगी। इन चालाकियों से बाज आ जाओ। वह अपनी तस्वीर में उस लड़की से बात कर रहा था जो अब अपने कमरे में आकर गहरी सांसें ले रही थी। तो क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया? क्यों इस तरह से तेज तेज सांस ले रही हो? कहीं फिर से? उसकी सहेली ने जब उसकी हालत देखी तो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़ते हुए गुस्से वाले अंदाज में बोली थी, चुप कर जाओ बेशरम, नहीं तो। अरे इसमें बेशरम वाली कौन सी बात है? तुम दोनों तो न जाने कब से पति पत्नी हो, और अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया है, मैंने कहा कि चुप हो जाओ। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं कह रही। पहले तो तुम कुछ न कुछ करके आई हो। ये कहकर उसकी सहेली निशा बाहर की तरफ भागी थी। अनवी ने अपने तकिए का कवर उठाकर उसे दे मारा था, मगर वह जल्दी से दरवाजे से निकल गई थी। वहाँ पाँव पटकती रह गई थी। उसे लग रहा था कि हवेली में सब लोग ही बदतमीज हैं, किसी में शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है। मेरी किस्मत ख़राब थी जो मैंने यहाँ पर आने का फ़ैसला किया था। इतनी अच्छे गांव में मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं थी। मेरी तो मति मारी गई थी जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने का फ़ैसला किया था, और अगर कॉलेज पास कर लिया होता तो वापस चली जाती। न जाने क्या सोचकर मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोचा था। अब अपने आप को कोस रही थी। असल में वो उसके दादा के दोस्त की बेटी थी जो अपनी दादी के साथ गांव में रहती थी, जबकि वह दुश्मन जान यानी जयपाल अपनी फैमिली के साथ यहाँ शहर में सेटल था। यहाँ पर उनका बड़ा सा महल नुमा घर था। उसके साथ सबसे छोटे बेटे की फैमिली रहा करती थी। उन लोगों की आपस में बहुत अच्छी तालमेल थी। अनवी के पिता गांव में ही ज़मीनों को संभाल रहे थे। उसके साथ साथ वो गांव के मुखिया भी थे। उसके दादा भी पहले सरकारी नौकरी पर थे, अब रिटायर बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उसी गांव में बिताई थी और चाहते थे कि उनका दम भी यही निकले। जयपाल के पिता ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके दादा इस बात के लिए राज़ी ना हुए थे। वे लोग यहीं गांव में ही अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। अनवी बचपन से ही थोड़ी सी डरपोक लड़की थी। उसकी एक छोटी सी दुनिया भी थी, अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाली लड़की थी। वह हवेली में सबसे छोटी भी थी, इस वजह से ही सब लोगों की लाडली भी थी। बचपन से ही उसकी हर इच्छा उसके मुंह से निकलने से पहले पूरी कर दी जाती थी। लेकिन यह अलग बात थी कि उसकी कोई बड़ी बड़ी इच्छा भी नहीं थी, और ना ही उसे बहुत ज़्यादा जानकारी थी, और ना ही किसी महंगी आलीशान ज़िंदगी बिताने का शौक़ रखती थी। वह चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ सुकून हो। ये सुकून उसे उस वक़्त तक उसकी ज़िंदगी में रहा करता था जब तक कि जयपाल गांव का चक्कर नहीं लगाता था। जिस दिन जयपाल गांव में आता तो अनवी का सारा सुकून खराब हो जाता था। उसे वह आदमी एक आंख भी नहीं भाता था। वह घमंडी राजकुमार देखकर अनवी का खून गुस्से से खौलने लगता था। कभी कभार उसका दिल करता कि वह जयपाल को धक्का देकर हवेली से बाहर निकाल दे। जयपाल का घर भी बिल्कुल उसके घर के सामने ही था। जयपाल को अनवी के घर वाले बहुत ज़्यादा मानते थे। अनवी से भी काफ़ी बड़ा था। अनवी ने आज तक कभी उससे बदतमीजी नहीं की थी। एज डिफरेंस की वजह से उसे जयपाल की इज्जत करनी पड़ती थी, लेकिन जब वो यहाँ से जाता था
तो वह दादी से उसकी बुराइयां करने से खुद को रोक नहीं पाती थी। दादी, पता नहीं क्यों आप इसे हर हफ्ते ही यहाँ पर बुला लेती हो। क्या इसका कोई और काम नहीं है? ये शहर में अपना बिजनेस क्यों नहीं संभाल लेता? जयपाल जब भी गांव में आता था वह अपना हर काम अनवी से ही करवाता था। कभी वह उससे अपने कमरे की सफाई करवाता तो कभी अपने कपड़े प्रेस करवाता था। कभी वह उसे अपने साथ लेकर गांव की सैर करने निकल जाता था। कभी उसे अपने लिए खाना बनवाता। अनवी अगर मना करती तो वह उसे धमकी भी देता। वह डर जाती थी। अनवी भी बेचारी डरपोक सी थी। वैसे भी अनवी का रिजल्ट बहुत ही शानदार निकला था। उसने 10वीं में टॉप किया था। उसके पापा ने फैसला किया था कि उसे आगे पढ़ाएंगे। उनके अपने इलाके में कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं था और शहर भी यहाँ से काफ़ी दूर था। उन्होंने अनवी को जयपाल की हवेली भेज दिया था। अनवी भी सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर जयपाल की इस हवेली में आ गई थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि जयपाल कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा है। लेकिन उसे आधी बात ही पता थी। उसे ये नहीं बताया गया था कि वह विदेश सारी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 2 दिनों के लिए जा रहा था। जल्दी ही उसकी वापसी हो जाएगी। उस रात अनवी किचन में खड़ी अपने लिए खाना बना रही थी जबकि वह दरवाजे में खड़ा सुकून भरे अंदाज में उसे देख रहा था और उसकी हर एक हरकत पर नज़र रख रहा था। अनवी उसे बहुत पसंद थी। बचपन से ही वह उसे अपने दिल के बिल्कुल करीब महसूस करता था। वह छोटी सी नादान लड़की ज़रूर थी लेकिन जयपाल के दिल को काफ़ी साल पहले से पसंद आ गई थी और जयपाल के दिल को कैद कर चुकी थी। वह नादान थी। अगर कभी चालाकी करने की भी कोशिश करती तो जयपाल उसकी बातों का बुरा नहीं मानता था बल्कि दिल खोल कर इंजॉय करता था क्योंकि कभी कभार उसे अनवी का ये रूप देखने को मिलती थी। दूसरी तरफ अनवी ने जब अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस की तो उसने बेकाबू अपनी निगाहें उठाई। दरवाजे पर जमे हुए उस आदमी को देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। मुंह बंद कर लो, उसको ठीक वक्त आने पर खोलना। उसकी बातों का मतलब समझते हुए लाल आंखें किए हुए बोली, यानी कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही कि आप मेरे साथ इस तरह बेहुदा बातें करो। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा जो तुम मुझे बेशरम होने का ताना दे रही हो। मैं तो तुम्हें बस ये कह रहा था कि मुंह उस वक्त खोला करो जब तुम खाना खाती हो। क्या तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाला था? अच्छी थी, तुम तो बहुत ही गंदी लड़की हो। मैं तो तुम्हें मासूम समझता था। ये सुनकर अनवी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे एकदम से रोता हुआ देखकर वह बेचैन हो गया था। तो उसके दिमाग में भी नहीं था कि वह इतनी सी बात पर भी रोना शुरू कर देगी। अगले ही पल अनवी का बाजा स्टार्ट हो गया था। उसने गला फाड़कर रोना शुरू कर दिया था और चीखना शुरू कर दिया था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सब हवेली वाले जाग चुके थे और फिर उस दिन पहली बार जयपाल की अपने पापा के हाथों बहुत डांट पड़ी थी। सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। ये मुझे बहुत ही अजीब बातें कहते रहते हैं और ये मुझ पर इल्ज़ाम भी लगाते रहते हैं। मुझे डराते भी हैं, मुझे घूरते भी रहते हैं और अगर मैं इन्हें मना करती हूँ तो मुझे धमकियाँ भी देते हैं। ये बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही गंदे हैं। मुझे यहाँ पर नहीं रहना। आप मेरा दाखिला हॉस्टल में करवा दो अंकल जी। जयपाल उसकी चालाकी देखकर तिलमिला उठा था। उस लड़की को मेरे हाथों बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। वहीं पर खड़े खड़े उसने दिल ही दिल में दांत कपाते हुए कहा था। उसने अपने पापा को सफाई देने की बहुत कोशिश की थी लेकिन पापा ने हाथ उठाकर उसे चुप होने का इशारा कर दिया। असल में सब बहुत गुस्से में लग रहे थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वह छोटी सी बच्ची है, मासूम है। कम से कम उसे तो छोड़ देते। पापा, आप तो यूं ही कह रहे हैं। ना जाने मैंने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हो तो तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से और दोबारा तुम मुझे उस लड़की के आसपास भी भटकते हुए नज़र नहीं आने चाहिए। आखिर मैं उस लड़की को आना तो मेरे पास ही है। पहले मैंने सोचा था कि उसे थोड़ा सा वक्त दूंगा लेकिन वह इस काबिल नहीं है। और फिर उस रात उसने अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया था। कमरे में जाने के बाद उसका गुस्सा काफ़ी हद तक हल्का हो गया था क्योंकि वह ज़्यादा देर तक उससे नाराज़ भी नहीं रह सकता था। वैसे उसमें उस बेचारी की भी कोई गलती नहीं थी। मैंने बात ही ऐसी कर दी थी। शर्मिंदा होते हुए उसने अपने बालों में हाथ फेरा था। अब अपने दादाजी से ही मदद लेनी पड़ेगी। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए सोचा, वैसे भी मेरी पत्नी है, मैं यूं भी उसके पास जा सकता हूँ। लेकिन मेरी शादी जो है ना, थोड़ी सी पुरानी हो गई है। दोबारा से शादी करनी पड़ेगी। अपने ख्याल पर मुस्कुराते हुए उसने इसी वक्त अपने दादा का नंबर डायल किया था।
लेकिन दादा को 2 दिन पहले ही उनके पोते ने फ़ोन में एरोप्लेन मोड लगाना सिखाया था। एरोप्लेन मोड पर लगाकर वो बड़ी तसल्ली से नींद में जाते खर्राटे भर रहे थे और अपने सपनों में उड़ रहे थे। दादा, आप क्या कर रहे हैं? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? उनको रात को सोता हुआ देखकर वे खुद भी बेड से टेक लगाकर लेट गया था। हे मेरे भगवान, मेरे सपनों में उसी हसीना को लाना, या फिर मुझे कोई सपना मत दिखाना, क्योंकि उसके अलावा मैं किसी और को अपने सपने में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने बेकाबू होकर अपने भगवान से प्रार्थना की थी, जबकि दूसरी तरफ कमरे में बैठी हुई अनवी दिल खोलकर मुस्कुरा रही थी। इधर उसकी नज़रों के सामने बार बार अपनी नादान पत्नी की शक्ल घूम रही थी। मज़ा आ गया, कसम से मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वह कैसे एकदम से डर गया था। सिर्फ मेरे सामने ही हीरो बनता है, मुझे ही आंखें दिखाता है। अंकल जी के सामने कैसे उसकी हवा गुम हो जाती है। वह जहर लगता है मुझे। खड़ूस इंसान। भगवान करे कि वो यहाँ से चला ही जाए, लेकिन वह तो कहीं भी नहीं जाएगा। ये तो खुद उसकी अपनी हवेली थी। मुझे ही यहाँ से जाना होगा। वह जो खुशियाँ मना रही थी, अगले दिन उस पर एक बहुत बड़ी तूफान टूटने वाली थी। दादा ने उसे वापस अपनी हवेली में बुला लिया था, जबकि अभी उसके फर्स्ट ईयर के पेपर भी नहीं हुए थे। और फिर दादी ने जो खबर उसे दी थी, वह सुनकर उसे अपनी पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आई थी। उसके सपनों का महल टूट गया था। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी मेरे बारे में। मेरी शादी? नहीं नहीं दादी, आप ये क्या कह रही हैं? उसे खड़ूस आदमी से मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ, मैं बचपन में थोड़ी बेवकूफ़ हुआ करती थी, लेकिन मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि मैं उस खड़ूस से शादी कर लेती। फालतू की बातें मत करो, वह तुम्हारा पति है। अपने पति के बारे में इस तरह की फालतू बातें करती हो, भगवान नाराज़ हो जाते हैं। उसकी दादी ने उसे बहुत डांटा था, फिर विश्वास दिलाया था। उन्होंने वह तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें सच में उस खड़ूस आदमी के साथ उसकी शादी हो रही थी। फिर से उन दोनों की शादी थी, लेकिन उसने शर्त रखी थी कि वह आदमी से शादी नहीं करेगी। शादी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही करेगी। यानी उस छोटी अकड़ू लड़की को अभी और ज़्यादा 5 साल का इंतज़ार करना था। उसे कोई ख़ास समस्या तो नहीं थी, क्योंकि वह लड़की वैसे भी उसकी नज़रों के सामने ही रहा करती थी। वह एक बार फिर से अपने दादा के घर वापस आ गई थी, लेकिन अब तो इस छोटी नादान के तौर तरीके ही बदले हुए थे। वह खुलेआम उसको पसंदीदा नज़रों से देखा करता था और उसे हमेशा अजीब तरह के इशारे भी किया करता था, जिनको देखकर वह शर्म से पानी पानी हो जाती थी। दिल ही दिल में उससे चिढ़ती रहती थी, लेकिन उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। वह कई बार अपनी सहेलियों के सामने उसकी बुराइयां भी कर चुकी थी, जो कि उस खड़ूस जयपाल ने अपने कानों से खुद सुनी थी। पता नहीं, जब भी उसकी बुराइयां करती थी तो जयपाल को कैसे खबर हो जाती थी, और वह तो ऐसा लगता था जैसे कोई बेताल जिन हो जो कहीं पर भी पहुंच जाता था। फिर सज़ा के तौर पर उससे अजीब तरह की मांग करता था। मैं उस इंसान से शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। नहीं, मैं उसके साथ उसके घर नहीं जाऊंगी। मुझे उस इंसान से बचने के लिए कुछ न कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा, वरना उसने तो मेरी ज़िंदगी ही नर्क बना देनी है। उसे जयपाल से नफ़रत नहीं थी, बल्कि उसे चिढ़ थी, क्योंकि उस पर अपना रौब जमाता था। जब वो बड़ा अकड़ू तरह का व्यवहार उससे रखता था, तब वो अक्सर ही चिढ़ जाया करती थी। और उसने उसके बारे में बहुत सी अजीब तरह की बातें भी सुन रखी थी, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जयपाल का बहुत सी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा था, और ये बात जयपाल के छोटे भाई ने ही बताई थी। एक दिन वह जब आंगन में बैठी अपने कार्टून देख रही थी, तब उसके पास जगदीश आया था। जगदीश के थोड़ी देर पहले ही जयपाल के साथ लड़ाई हो गई थी। उसने बदला लेने के लिए उसकी पत्नी का ही इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। उस दिन जगदीश ने अजीब तरह की बातें की थी, आधी झूठी आधी सच्ची मिलाकर उस नादान लड़की को बताई थी। वह अनवी तो गुस्से में तिलमिला उठी थी। अपने कानों पर विश्वास करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं आपकी सर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। जगदीश ने जल्दी ही उसके सर पर हाथ रखा और फिर दिल ही दिल में उसके लिए प्रार्थना भी कर डाली। हे भगवान, उसकी लंबी ज़िंदगी देना, क्योंकि उसने झूठी कसम खाई थी। और फिर एक दिन जब वो जयपाल से बात करने के लिए उसके कमरे में गई, तो अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर उसके कदमों के नीचे से ज़मीन हिलकर रह गई थी। जयपाल किसी को जान से मारने के लिए कह रहा था। वह अपने कमरे में किसी को भी जाने नहीं देता था। एक दिन जब वो ज़बरदस्ती अंदर गई थी, तब उसने जयपाल की तकिए के नीचे बंदूक रखी हुई देखी थी, और उसके अलावा वहाँ दीवार पर कुछ लोगों की तस्वीर टंगी हुई थी।
उन पर क्रॉस के निशान लगे हुए थे। कुछ लोगों पर तीर लगा हुआ था, कुछ पर टारगेट लगे हुए थे, कुछ अजीब से साइन बने हुए थे। वह कोई बेवकूफ़ और इतनी भी नासमझ नहीं थी जो ये सब देखकर समझ न पाती कि जयपाल की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उसे पूरा पूरा अब विश्वास हो गया था कि जयपाल एक कातिल है और कातिल के साथ वे नहीं रह सकती। उसे इस इंसान से पीछा हर हाल में छुड़वाना ही पड़ेगा। वह रात में बहुत ज़्यादा रोई थी जब उसने उसके कमरे में बहुत से लोगों की तस्वीरों पर क्रॉस लगे हुए देखे थे। आखिर तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो। दूसरी तरफ जयपाल जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, सामने ही लैपटॉप खुला हुआ था। उसने जब उस छोटी सी लड़की को कमरे में दाखिल होते हुए देखा तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींच ली थी। वह कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी कमसीन सी पत्नी उसके कामों में दखल अंदाजी करे। वह अपनी फैमिली को हमेशा ही हर चीज़ से दूर रखना चाहता था, लेकिन उस कमसीन के अंदर जो बड़ा सा कीड़ा मौजूद था वह उसे चैन नहीं लेने देता था। और फिर उस कीड़े की वजह से मजबूर होकर वह बार बार उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने पहुंच जाती थी, जबकि वह उसे हर तरह से डरा कर भी देख चुका था। वह उसके पास जाकर उसकी सांसों को भी निचोड़ चुका था, उसे प्यार से भी समझा चुका था, लेकिन वह भी अपनी बातों की बहुत पक्की लड़की थी। उसने भी दिल ही दिल में ये अटल फैसला किया हुआ था कि जब तक उसकी हकीकत सभी घर वालों के सामने नहीं ले आएगी तब तक उसके दिल को ठंडक नहीं मिलेगी, और जयपाल ये कभी भी मुमकिन नहीं होने दे सकता था। इसलिए आज जब उसे बेसमेंट में देखा तो जयपाल को बहुत गुस्सा आया था, मगर वह उस लड़की पर गुस्सा नहीं करता था। वैसे भी जब उसे देखता था तो अपना सब कुछ भूल जाता था। उसे सिर्फ वही लड़की नज़र आती थी। उसका खूबसूरत सा फिगर जयपाल की नज़रों के सामने हमेशा घूमता रहता था और उसके होश उड़ाने लग जाते थे। वह कमसीन बड़ी मुश्किल से उसके चुंगल से आज़ाद होकर निकल पाती थी। अगले कुछ दिनों तक जयपाल का सामना नहीं हो पाया था। इस बात पर उसने अपने भगवान का बहुत धन्यवाद किया था, लेकिन वह चुपके चुपके जयपाल के कमरे में जाना नहीं भूलती थी। उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसका कमरा हमेशा लॉक रहता था और चाबी जयपाल के अलावा किसी और के पास भी नहीं होती थी। उस कमरे की कोई डुप्लीकेट चाबी भी नहीं थी। वहाँ लॉक पासवर्ड से खुलता था और अगर दोबारा पासवर्ड गलत हो जाए तो सायरन बजने लग जाता था, जिसका कनेक्शन जयपाल के मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ था। यानी उसने हर तरफ से पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। अनवी कमरे में बैठी कॉलेज का काम कर रही थी, तभी मीसा भूख लगते ही उसके कमरे में दाखिल हुई थी। यार आओ ना, सूप पीने चलते हैं, मेरा बहुत दिल कर रहा है, मीशा ने ललचाए हुए अंदाज में कहा था। तो फिर चलो, मैं भी बोर हो रही हूँ, मुझसे भी और ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रहा। अनवी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी, मगर एक छोटी सी समस्या है। मीसा ये कहकर खिसियानी सी हंसी हंसते हुए उसके स्टडी टेबल पर जाकर बैठ गई थी। अनवी ने उसे जल्दी से वहाँ से उठने का इशारा किया, क्योंकि उसका सारा सामान बिखरा हुआ था। क्या समस्या है? हमारे पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी की चाबी जयपाल भाई के कमरे में है और हमें पहले वो चाबी उठानी होगी। ये लो मेरे हाथ देखो, मैं उस इंसान के कमरे में किसी भी हाल में नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारा सूप पीने का बहुत दिल कर रहा है तो तुम खुद ही चली जाओ। उसने दोनों हाथ उठाकर साफ शब्दों में मना किया था। यानी अब तुम मेरी मदद नहीं करोगी। यार यार ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया था। उस दिन मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें पीछे की तरफ ना खींचती तो वह गाड़ी वाला कब का तुम्हें टक्कर मार कर चला जाता। वह टक्कर मार देता तो ही अच्छा होता। मुझे तुम्हारे भाई से शादी तो नहीं करनी पड़ती, उसने जले हुए अंदाज में कहा था। मीसा आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगी थी। मेरे भाई पर दुनिया की सारी लड़कियां मरती हैं और उसे शादी करने के लिए तरसती हैं, बेचैन रहती हैं, मगर मेरा भाई तुम्हारा दीवाना है। तुम्हें तो इस बात का धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे धन्यवाद करने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। कानों को हाथ लगाते हुए बोल रही थी। तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो तो ठीक है, मेरे भाई को जाकर बता दूंगी कि तुम उस दिन अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड के घर डांस पार्टी में गई थी और वे जल्दी से अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, क्योंकि ये खबर लीक हो जाती तो उसके लिए खतरा साबित हो सकता था। तुम एक बहुत ही कमीनी लड़की हो, मैंने कभी गौर नहीं किया, और जब तुम ये अपने मुंह से कहती हो तो मुझे एक अनजानी सी खुशी मिलती है। मीसा ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा था। उसका हाथ पकड़कर वह जयपाल के कमरे में आ गई थी। पूरा कमरा उस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। मीसा के हाथ छोटे छोटे कदम उठाते हुए मोबाइल की स्क्रीन की मदद से आगे बढ़ रही थी। तुम्हें उस अंधेरे में नज़र क्या आ रहा है? मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा।
अन्वी ने जले हुए अंदाज में कहा था। तुम चुप कर जाओ वरना वह खड़ूस आ जाएगा। खड़ूस सच में जाग रहे थे और आंखें बंद करके बस सोने की एक्टिंग कर रहे थे। मीसा ने अपनी ही धुन में मगन होकर कमरे की लाइट ऑन कर दी थी। उसे गलती का एहसास उस वक्त हुआ था जब जयपाल ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने वे दो खूबसूरत लड़कियां बड़ी डर में थर थर काँप रही थी। एक उसकी पत्नी थी, दूसरी उसकी खुद की बहन थी। बहन को तो उसने घूरती हुई नज़रों के अंदाज से भगा दिया था। उसकी नज़रें अपनी पत्नी के हाथ में अपनी गाड़ी की चाबी पर टिक गई थी। यहाँ पर क्या कर रही हो और ये गाड़ी की चाबी लेकर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा था। वो बोली, भाई असल में उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। सुबह से ये तेज़ बुखार में तप रही थी। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसको गरम गरम सूप पिलाओ। बस उसी सूप पिलाने के लिए आपकी गाड़ी को मार्केट तक ले जा रही थी। उसके लिए आपकी गाड़ी की चाबी भी तो चाहिए थी। अगर आप दे दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये तो परिवार का बच्चा बच्चा जानता था। मीसा जब भी समस्या संभालने की कोशिश करती थी, समस्याओं को और ज़्यादा बिगाड़ देती थी। अभी अभी ऐसा ही हुआ था। तुम यहाँ से जाओ, मैं उसको सूप पिलाकर ले आता हूँ। दांतों पर दांत जमाकर उसने मीसा को बाहर निकल जाने के लिए कह दिया था। अनवी ने उस मक्कार सहेली की बाजू पकड़ी। तुम कहाँ? मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम भूल गई हो हमने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। आई एम सॉरी। अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है और जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मरने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मीसा ने नाक से मक्खी उड़ाई और उसके साथ हर तरह का संबंध खत्म करती हुई अपना हाथ छुड़वाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा, तुम्हारा इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी सगा नहीं है। वह उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने ऊपर लिटा चुका था। वह जोर से उसके सीने से जाकर लगी थी। उसकी धड़कनें भी जयपाल के सीने से जाकर टकराई थी। अगले ही पल जयपाल ने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे खुद में खींच लिया था। वह उसके जिस्म की नमी को महसूस करता हुआ मदहोश हो रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हें हल्की सी सज़ा दे रहा हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप हमेशा ही मुझे बेचैन करके छोड़ देते हो। ये कहकर उसने जुबान दांतों तले दबा ली थी। मोहब्बत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। जयपाल ने उसको हल्का सा खुद से दूर किया, फिर उसकी आंखों में झांकने लगा। उसके होंठों पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई थी। मुझे लगता था तुम फिर नहीं करती होगी। वैसे ये बहुत बड़ी गलती है ना। मुझे तुम्हें इस तरह बेचैन करके नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारी ये सारी बेचैनी दूर कर देनी चाहिए। लेकिन आज तुमसे वादा करता हूँ, आज तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। वह उसकी शर्ट पर अपना हाथ डालते हुए बोला तो उसने मजबूती से जयपाल के हाथों पर अपने हाथ रख लिए थे। अभी हम दोनों की विदाई भी नहीं हुई है, इसलिए मेरे साथ इस तरह करने की कोशिश भी मत करना। मैं तो आज ही विदाई करवाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम एक बार हाँ तो करो। मैं आपसे दोबारा शादी नहीं करूँगी और ना ही आपके साथ विदा होने का मेरा कोई इरादा है। क्या मैं उसकी वजह जान सकता हूँ? मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आप कातिल हैं। ये कहकर फिर से वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं जब भी आपसे मोहब्बत करने की कोशिश करती हूँ, जब भी आपके पास आने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे उन लोगों के चेहरे याद आ जाते हैं जिनके ऊपर आपने क्रॉस का निशान लगाया हुआ था, जिनको आपने अपनी जान से मारा था। अगर मैं उन लोगों को जान से ना मारता तो बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। आप होते कौन हैं? दूसरों की ज़िंदगियों का फैसला करने वाले। वह बहुत तेज़ चिल्लाई थी। मेरी जान, तुम्हें अभी आधी अधूरी बात पता है। अभी ठीक वक्त नहीं आया। जब ठीक वक्त आएगा तो मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा। अभी ये इन्फॉर्मेशन मुझे हर हाल में सीक्रेट रखनी होगी। फिलहाल इस बात को अगर आप बताएंगे तो पुलिस आपको पकड़कर जरूर ले जाएगी। वह फूली हुई नाक के साथ गुस्सा करते हुए बोली थी। एक तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हो और तुम उस वक्त मुझे और भी ज़्यादा प्यारी लगने लग जाती हो जब तुम इस तरह गुस्सा करती हो। अब मुझसे दूर होकर बात किया करो। उसका हाथ झटकते हुए बोली थी। मेरे हाथों को इस तरह पीछे ना हटाया करो। तुम जानती हो ये चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। उसी वक्त उसका मोबाइल बज उठा था। उसने देखा तो स्क्रीन के ऊपर सीनियर ऑफिसर का नंबर आ रहा था। मिशन सक्सेसफुल। आज किस्मत उस पर बहुत मेहरबान थी। उसने बेकाबू होकर अपने बालों पर हाथ फेरा था। हाँ, तुम मेरी लाडली पत्नी हो। तो क्या कह रही थी तुम? एक और मैं और कातिल लोगों के बिना वजह मारता हूँ? अगर मैं ये बात साबित कर दूँ कि मैं कातिल नहीं हूँ, मैं जिस किसी को भी मार रहा हूँ वो उसी लायक था।
तो फिर बदले में मुझे क्या मिलेगा? पहली बात तो ये कि हमें किसी को मारना ही नहीं चाहिए। और पहले मुझे बताओ कि मुझे बदले में क्या मिलेगा? अगर मैं ये साबित करने में कामयाब हो जाता हूँ तो? तुम्हें मुझसे दोबारा शादी करनी होगी और फिर शादी की रातों में मेरी सारी बातों को माननी होगी। ना तो मैं तुम्हें किसी तरह का शिकायत का मौका दूंगा और ना ही मैं तुम्हारी कोई फालतू की पेशकश सुनूंगा। मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये कबूल है? उसकी कमर को हाथ से मसलते हुए बोला था। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगी। पहले आप मुझे ये साबित करके दिखाओ कि वह सब कुछ गलत है। अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश किए तो फिर देखना मेरी जान, धोखा तो मैं तुम्हें मरकर भी नहीं दूंगा। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो फिर मेरे लिए मौत से बेहतर और कोई भी सज़ा नहीं हो सकती। उठकर खड़ा हुआ था, उसने जल्दी से चेंज किया था, जबकि वह भी उसके अलमारी के पास खड़ी थी। चलो मेरे साथ। उसके हाथों को मजबूती से अपने हाथों में लेता हुआ जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो मीसा जोर से पीछे की तरफ गिरी थी। तुम्हारी भाभी को सूप पिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। मुझे भी आपके साथ जाना है। मुंह धोकर रखो और घर पर ही बैठो। अच्छी लड़कियां आधी रात को घर से बाहर नहीं निकलती। शादी के बाद अपने पति के साथ सूप पीने जाना तुम। उसकी बातें सुनता वह लंबे लंबे डेग भरता वह हवेली के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल गया था। वे दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे जब उसने अपना कार्ड अनवी की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? उसने सवालिया अंदाज में अपने पति की तरफ देखा। खुद ही पढ़ लो। इतना तो तुम पढ़ी लिखी होगी, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। अनवी ने देखा। वह एक ऑफिसर था, सीक्रेट एजेंट था। ये झूठ है, मैं इसे नहीं मानती। ठीक है मेरी जान, मेरे पास गवाही मौजूद है। फिर वह उसे एक औरत के घर पर लाया था। दरअसल ये वही लड़की थी जिसके साथ जगदीश ने जयपाल की तस्वीर दिखाई थी। वह अपने घर में अपने पति और बच्चों के साथ मौजूद थी, खाना खा रही थी। अरे जयपाल, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। आओ बैठो, खाना खाओ। तुमने जिस आदमी की तस्वीर पर क्रॉस लगाया हुआ देखा था, उस आदमी ने उस औरत की बेटी को अपनी हैवानियत का निशाना बनाकर बेदर्दी से मार दिया था। उस औरत ने जब अनवी को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई तो उसने बेकाबू होकर अपने सीने पर हाथ रखा था। उसके लिए अपनी चीख को दबाना बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर वह उसे काफ़ी लोगों के घर ले गया था। किसी का पत्नी जवान बेटा मर गया था तो किसी की बेटी की इज्जत को उसकी आंखों के सामने तार तार किया गया था। और ये सब कुछ मैंने खुद नहीं किया था, बल्कि वह पुलिस की गोलियों से मारे गए थे। मैंने आज तक कोई मच्छर भी नहीं मारा। बस मैं इन सब की जासूसी करके पुलिस तक खबर पहुंचाता रहा। तुमने मुझ पर कातिल का इल्ज़ाम लगाया था। तुम्हें मुझ पर जरा सा तरस खाना चाहिए था। वे दोनों वापसी पर गाड़ी में बैठे हुए थे जब वह उसे शिकायती नज़रों से देख रहा था। अनवी की सारी गलतफहमियां अब दूर हो चुकी थी। उसके दिल पर जो बोझ सवार था वह अब हट गया था। वह काफ़ी हद तक तसल्ली में दिखाई दे रही थी। उन लोगों का गम उसे भी सता रहा था। आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे अपने सीनियर ऑफिसर की तरफ से मिशन कंप्लीट करनी थी। अभी उन्होंने आपको कैसे इजाज़त दे दी? क्योंकि मैंने ये काम ही छोड़ दिया। जो काम मुझे कातिल और शक की नज़रों में रखे, मुझे मेरी ही पत्नी की नज़रों में गिरा दे, वे काम करने से बेहतर है कि मैं ये काम ही छोड़ दूँ। इस दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं, आपका काम है कि आप उन लोगों को अंजाम तक पहुँचाइए। एकदम वह बड़े जोश के अंदाज में बोली थी। लेकिन इस तरह से मेरी ज़िंदगी खतरे में आ सकती है, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्या पता कल को तुम्हें मेरी मौत की अचानक खबर मिले। उसने जल्दी से जयपाल के होंठों पर अपना हाथ रख दिया था। हे भगवान, ऐसी बातें मत करो। भगवान ना करे आपको कुछ हो। अगर आपको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? उसके कंधे पर सिर रखकर फिर से रोने लगी थी। अगर आपकी जान को खतरा है तो फिर आप ये काम मत करो, क्योंकि मैं आप पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। तुम तो मुझसे नफ़रत करती थी ना? आपसे नफ़रत नहीं करती थी, बल्कि मैं आपसे चिढ़ती थी, क्योंकि आप मुझे कुछ भी नहीं बताते थे और बिना वजह मुझ पर गुस्सा दिखाते थे, मुझ पर हुक्म चलाते थे, और ना ही आप बाकी लोगों की तरह रोमांटिक थे। हे भगवान, मुझे तो कभी कभार लगता था मैं जल्लाद से भी शादी कर बैठूंगी। रोमांस का मतलब सिर्फ किस करना नहीं होता, बल्कि उसमें अपने पार्टनर को डेट पर लेकर जाया जाता है। उसके लिए फूल लाए जाते हैं, उसको छोटे छोटे गिफ्ट दिए जाते हैं, उसकी अहमियत का एहसास दिलाया जाता है, उसको घूमने के लिए अपने साथ लेकर जाया जाता है। जब मेरी सहेलियां अपने पार्टनर के साथ डेट पर जाती हैं तो मुझे जेलस सी होती है, और फिर वही जेलसी का गुस्सा मैं यहाँ आप पर उतारती हूँ। ये सुनकर वह काफ़ी हद तक गंभीर हो गया था। ओ मैडम, आपके दिमाग में ये सब चल रहा था और मुझे उन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं था।
असल में तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कभी कोई औरत नहीं आई है। तो फिर वो लड़की कौन थी जिसकी बेटी की आपने जान बचाई थी? यार कम से कम उस लड़की से तो गलत मतलब मत निकालो। मुझे कोई शक नहीं है, आपने अच्छा काम किया है। लेकिन खबरदार, जो आपने उस लड़की के साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश की, आज भी वो कैसे आपके साथ हाथ मिला रही थी? यार वो मेरी बहन की तरह है और वो विदेश से आई है, तो उसके यहाँ ये सब नॉर्मल बात है। वह हर किसी के गले लगकर मिलती है और उनकी जाति क्रिश्चन भी है, तो उनमें ये सब बातें नॉर्मल होती हैं। पर तुम तो हिंदू हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो सबसे पहले आपके हाथ काट देने चाहिए। अब न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि तुम्हें सच बताकर मैंने अपनी नन्ही सी जान पर बहुत जुल्म कर दिया। वह डरने की एक्टिंग करते हुए बोला था, जब ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, जल्दी से घर चलो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना भी है। ओह हेलो मैडम, सोना वोना कुछ नहीं। जो वादा तुमने मुझसे किया था, पहले वो वादा पूरा करोगी। मैंने तुम्हारे साथ विदा होने का वादा किया था, तुम्हारी रातों को रंगीन करने का नहीं। वह दो टूक जवाब देते हुए बोली थी, हे भगवान, तुम एकदम से ही बहुत बेशरम हो गई हो। और हाँ, मेरी भी एक शर्त है, जब तक आप बाकी लोगों की तरह रोमांटिक नहीं हो जाते, तब तक मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। आप एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा लें, मैं विदा होकर आपके साथ नहीं रहूँगी। बेकाबू होकर उसने गाड़ी पर ब्रेक लगा दी। जयपाल ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे बहुत करीब खींच लिया, तो उसकी जुबान को जैसे ब्रेक लग गई। वो बहुत तेज़ मुस्कुरा दिया। तुम बोलती हुई बहुत प्यारी लगती हो, लेकिन जब इस तरह से सहम कर चुप हो जाती हो, तब मुझे तुम अपने दिल के और ज़्यादा करीब महसूस हो जाती हो। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। फिक्र मत करो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और ना ही कोई ज़्यादा हरकत करूँगा। जब तक तुम खुद राज़ी नहीं हो जाती हो, पूरी तरह मुझे बेकाबू नहीं कर देती हो, तब तक मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा। चाहे तुम 1000 कोशिश करो, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, जब तक तुम अपने मुंह से मुझे नहीं कह देती। उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला था, तो फिर मुझसे दूर हो जाओ, अब इतने भी अच्छे नहीं हो। ये कहकर वह उसके होठों को फिर से अपनी पकड़ में ले गया था। आज वह उसे खुद से दूर नहीं धकेल रही थी और ना ही उसे धुतकार रही थी। जयपाल को अब अंदाज़ा हो गया था, वह पहले जो कुछ भी करती थी, वह गलतफहमी की बुनियाद पर ही करती थी। और फिर जयपाल ने वह सब कुछ किया जो उसकी धर्मपत्नी ने उसे करने के लिए कहा था। हर दूसरे दिन वह उसे अपने साथ घूमने के लिए लेकर जाता, लेकिन वह बीच बीच में छोटी छोटी गलतियां कर देता, जिस पर वह कभी कभार शर्म से लाल अंगार हो जाती, कभी कभार घबराकर उससे दूर हो जाती थी। लेकिन मजबूरन उसे फिर से जयपाल के पास जाना पड़ता था और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के बाद जयपाल ने उसकी विदाई भी करवा ली थी, क्योंकि वह उसके बिना नहीं रह सकता था और वह उसकी पत्नी थी। अब उसकी उम्र भी हो चली थी, तो उसने उसके साथ विदाई करवा ली थी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है, तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।